गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके बारे में रीड करेंगे। हमने देखा है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहा है शीत युद्ध का जो दौर था, इस युद्ध के दौर के बाद अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन करके उभरा और दुनिया में कोई भी उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी न रहा, यानी उसके कंपटीशन में और कोई दूसरा देश नहीं रहा। इस घटना के बाद के जो दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का जो प्रभुत्व या विस्तार रहा है वो किस प्रकार से रहा, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक की जो घटनाएं हैं, ईरान और इराक के जो हमले हुए इनके ऊपर जो इन घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। इसके बाद एक थोड़ा ठहर कर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इसकी प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे कि इसका वर्चस्व किस प्रकार से इसने स्थापित किया अमेरिका ने, इसके बारे में जानेंगे। अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है, भारत के पास ऐसा कौन सा विकल्प है जो अमेरिका से निपट पाए हम। अध्याय के अंत में इस बात पर भी हम विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौतियां खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है। तो इसका जो प्रभुत्व है इससे हम बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, इससे कैसे निपट सकते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आयशा जाबू और आंद्रे। बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी, यानी आगे चल रही थी आयशा। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही और वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की ही है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए। ये संभव कब है? जब विदेशी सेना उसके देश से चली जाए। डरबन के अंदर, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर डरबन, जिसमें रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। पुरानी जो जनजातीय कला है उसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर है चित्रकारी का। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और उसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है कि किसी आर्ट स्कूल में पढ़ने के बाद मैं अपना स्टूडियो खोलूं। लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फ़ायदेमंद बनाएगा MBA की पढ़ाई करने के बाद। युवा जो आंद्रेई है, पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया में रहता है। युवा आंद्रेई पर्थ के अंदर, पर्थ में रहने वाला व्यक्ति है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूस से आए थे। चर्च जाते वक्त वह अपनी नीली जीन्स पहन लेता है। जब वो चर्च में जाता है तो अपनी नीली जीन्स को पहनता है और उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सभ्य शालीन दिखाई पड़े, कि चर्च में जाते समय उसको सभ्य अवस्था में जाना चाहिए, सभ्य और शालीन व्यक्तित्व के रूप में जाना चाहिए। आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जीन्स कूल है और जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। उसको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आज़ाद है, इस प्रकार का उसको एहसास होता है। आंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जीन्स पहनते थे और उसी कारण से जिससे आज आंद्रेई भी जीन्स से पहनता है। आंद्रेई की अपनी माँ से बहस हुई थी और हो सकता है कि जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसकी उसकी दिलचस्पी भी उसमें नहीं थी। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही। हमने इन तीनों
विद्यार्थियों के बारे में पढ़ा, आयशा, जाबू और आंद्रेई के बारे में। ये तीनों अलग अलग देश के वासी हैं, तीनों की अलग अलग अभिरुचियाँ रही हैं, जिससे उसकी कहता है एक टांग भी चली गई थी और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्षों का शिकार हुए हैं। इन तीनों के ऊपर अमेरिकी प्रभुताओं का असर रहा है। आयशा, जाबू और आंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझेंगे कि अमेरिकी वर्षों की शुरुआत कैसे हुई और आज ये विश्व में कैसे असरमंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिकी का ही इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका का ही इस्तेमाल करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका कहने की बजाय। कि अमेरिका जो शब्द है से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का ध्वनित होता है। जो अमेरिका का शब्द है इससे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का मतलब है दो महाद्वीपों के रूप में ये उभर कर आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में ही उसका वर्षव का प्रतीक है, इसलिए इसको अमेरिका कहना ज़्यादा उचित होता है, जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे।